Hello everyone, a very warm welcome to all of you on the YouTube channel of MBA Wala. Now friends, 5th of November. 5th of November is the date that we are targeting. Why we are targeting 5th of November? क्योंकि 5th of November onward NMAT का testing window start हो जाएगा. It will go up till December, but yes, you will be eligible to write NMAT examination starting from 5th of November. तो 5th of November onwards आप कोई भी अपना एक slot book कर सकते हो. Now before we start with this session, before we'll start solving the questions, I would like to answer one of the very most asked query about NMAT. So काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि भाई NMAT का एग्जाम हमें कितनी बार देना चाहिए, एक बार देना चाहिए, दो बार देना चाहिए, तीन बार देना चाहिए. यू मस्ट बी नोइंग दैट NMAT मैक्सिमम आप 3 बार दे सकते हो in this academic year. So I would say that you can write the NMAT examination जितना कम से कम हो उतनी बार, right? So if you write it once and if you feel to write it again, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप improve कर सकते हो, then only आपको second time NMAT देना चाहिए. but फर्स्ट टाइम आप NMAT दे रहे हो तो वो 100% प्रिपरेशन के साथ NMAT एग्जाम देना चाहिए. दूसरी चीज, अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी है दैट सर जब भी हम एनमैट का एग्जाम देंगे तो हमें कौन सा विंडो सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा डे सेलेक्ट करना चाहिए, किस डेट पे हमें एनमैट का एग्जाम अपीयर करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, इसका बहुत सिंपल सा आंसर है. कैट एग्जाम इज ऑन 30th ऑफ नवंबर. सो अकेडमिक ईयर में सेशन में सबसे पहला एग्जाम, सबसे बड़ा एग्जाम नहीं होना चाहिए. सो माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कैट अगर 30th नवंबर को है, डेफिनेटली 30th नवंबर को ही है कैट. सो एनमैट उससे 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले आप प्लान कर सकते हो. सो 10 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक का जो डेट्स हैं, आप इन डेट्स में कभी भी एनमैट का एग्जाम प्लान कर सकते हो, सो दैट यू विल हैव एन एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअल एग्जामिनेशन. ठीक है. सो एनमैट के एग्जाम देने के लिए आप जाओगे, टेस्टिंग सेंटर पे जाओगे, आप वो वाला एनवायरमेंट फील करोगे, राइट? तो सिमिलर काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू विल गेट टू सी इन कैट एग्जामिनेशन. सो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड स्टूडेंट्स कि भाई एनमैट का अगर आप प्लान कर रहे हो कि 2 बार एग्जाम देना है, सो पहला जो एनमैट का एग्जाम है वो 5th नवंबर से 10th नवंबर के बीच, 10th नवंबर से 15 नवंबर के बीच में हो, सो दैट यू विल बी एबल टू स्टडी प्रॉपर्ली फॉर एनमैट. एंड एनमैट खत्म होने के बाद आपके पास 15 दिन है वापस कैट के लिए आपको रिवीजन करने के लिए, राइट? सो फर्स्ट एग्जामिनेशन एनमैट का 10th से 15th नवंबर के बीच में आप कभी भी दे सकते हो, राइट? Now friends, I once again welcome all of you in this series of sessions that we have planned, specially planned for all of you for the practice of NMAT logical reasoning section, right? Now NMAT में जो logical reasoning section होता है उसकी composition एक बार समझ लेते हैं. Now logical reasoning section जो NMAT का है, इसके अंदर 2 different type के questions आते हैं. One is reasoning, quant based reasoning. क्वांट बेस्ड रीजनिंग उसको मैं बोलूंगा लाइक टॉपिक्स लाइक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंसेस, इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, क्यूब्स एंड डाइसेस, इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको रीजनिंग में मिलेंगे. प्लस रीजनिंग में आपको क्रिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें स्टेटमेंट, असम्पशंस, सिलॉजिज्म्स, ये सारी चीजें भी होंगी. So quant based reasoning and verbal based reasoning, ये दोनों टाइप की reasoning you will find in reasoning section. Also in reasoning, I forgot to mention arrangements, distributions, इस टाइप के questions भी आपको मिलेंगे, right? Now if I talk about data interpretation, NMAT का अगर आप पैटर्न क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में नहीं आते, राइट? फाइन. डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वांट के सेक्शन में. सो इट इज क्वांट प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन, देन रीजनिंग एंड देन वर्बल एंड आरसी. ये 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे एनमैट में, राइट? बट इन द सेशंस दैट आई विल बी टेकिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सिंस आई हैव बीन टीचिंग logical reasoning as well as data interpretation to all of you, so I will be covering the questions of logical reasoning as well as the questions of data interpretation in these sessions, right? Now I have divided these sessions in 4 different parts. 4 different parts में मैंने ये sessions को divide किया है, right? Okay, so in these 4 parts, in these 4 sessions, I will be teaching
ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई विल बी नॉट टीचिंग, बट क्योंकि क्लासेस में हम कर चुके हैं, वी विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी कंसेप्ट of reasoning, the quant based reasoning, not the verbal based reasoning, but the quant based reasoning, right? And like these questions have already appeared in the previous year papers of NMAT examination. So I have not copied the exact question because NMAT जो है वो अपने questions release नहीं कर सकता, right? So हम questions वहां से तो copy नहीं कर सकते, but memory based questions होते हैं कुछ. So on the similar lines I have made the questions in these practice sessions, right? So let's begin practicing these questions. Now in each of these sessions we'll be solving somewhere around 12 to 15 questions, and these questions, if not exactly, but the concept has already appeared in the previous papers of NMAT. The level of difficulty that you are going to see will vary from question to question. हम easy questions भी करेंगे, difficult questions भी करेंगे, moderate type of questions भी करेंगे, and same is the pattern followed by NMAT. किसी भी examination में आपको सारे questions difficult नहीं मिलेंगे, सारे questions easy नहीं मिलेंगे. You will find a mix of questions in every exam, right? So in this session, today's session, we are going to solve 15 questions which comes from different areas of logical reasoning, right? So friends, let's start solving these questions. For every question, I'll be giving you 30 seconds to 45 seconds first of all, right? You will have to find out your answer for that, and then I'll start solving that question, right? So let's take these questions one by one, starting from the very first question on your screen. Now have a look at this question and try to find out the answer of this question. Now Bhupesh is 5 meters north of Aman, Chandu is 5 meters west of Bhupesh, Dheeraj is 7 meters south of Chandu, Isha is 9 meters east of Dheeraj. In which direction Isha is with reference to Bhupesh? Now for every question, I'll be giving you 30 seconds to 45 seconds in which you will have to find out the answer, and you can post it in the chat box and you will get to know the correct answer once I'll solve it. Okay. Now this is a very basic question of direction senses, right? So we'll start from the first statement. सबसे पहले तो ना पूरा क्वेश्चन एक साथ रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यू कैन रीड द फर्स्ट पोर्शन एंड द लास्ट पोर्शन. हमें निकालना क्या है, आपको कंटेक्स्ट समझ में आ जाएगा, राइट? सो भूपेश इज 5 meters नॉर्थ ऑफ अमन. सो इफ आई अज्यूम दैट अमन इज हेयर, अमन यहां पे है, लेट्स से आई कॉल दिस पॉइंट एज ए. भूपेश इज 5 meters नॉर्थ ऑफ अमन. नाउ डायरेक्शंस कन्वेंशनली आई टेक नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, राइट? अगर आपने डायरेक्शन सेंसेस की क्लास अटेंड की होगी जो मैंने लिया है, सो आपको समझ में आएगा कि जरूरी नहीं है कि नॉर्थ हमेशा ऊपर ही होता है, राइट? सो इट्स आवर अजम्पशन. ओके, सो आई एम गोइंग विद दिस अजम्पशन. सो नॉर्थ ऊपर है, सो भूपेश इज 5 meters नॉर्थ ऑफ अमन. सो भूपेश अमन के ऊपर है 5 meters नॉर्थ. ओके, सो भूपेश इज 5 meters नॉर्थ ऑफ अमन. भूपेश इज एट दिस पॉइंट. सेकेंड स्टेटमेंट, चंदू इज 5 meters वेस्ट ऑफ भूपेश. सो भूपेश का वेस्ट कहां पे होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड चंदू विल बी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ भूपेश, एंड द डिस्टेंस वंस अगेन इज 5. नाउ देयर इज नो नीड टू राइट द डिस्टेंस, लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज लास्ट केस में हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं करना. बट यू शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द डिस्टेंस. भाई 5 मीटर है, 5 meters है, तो 5 meters अगर मैं इसको 5 meters ले रहा हूं तो ये भी 5 meters इसके बराबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो चीज मैंने बताई है ये काम आएगी. नाउ नेक्स्ट पर्सन इज धीरज. धीरज इज 7 meters साउथ ऑफ चंदू. साउथ ऑफ चंदू मींस नीचे, फाइन, साउथ नीचे होता है, एंड 7 meters. सो धीरज 7 meters नीचे है. अब ये जो 7 meters का लाइन होगा ये 5 meters के लाइन से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ये छोटा नहीं होना चाहिए. सो ऐसा नहीं कर सकते कि धीरज को हम यहां पे ड्रॉ कर दें और ये 7 लिख दें. नो, दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा, ठीक है?
सो यू विल हैव टू मेक श्योर कि ये जो 7 मीटर्स की लाइन है ये 5 मीटर्स की लाइन से डेफिनेटली बड़ी होनी चाहिए। सो बेसिकली स्केलिंग का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी ना हो, बट थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक। नेक्स्ट इज ईशा। ईशा इज 9 मीटर्स ईस्ट ऑफ धीरज। धीरज का ईस्ट इधर है 9 मीटर्स। सो ये जो 9 मीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे ये इस 5 मीटर्स की लाइन से बड़ी होनी चाहिए। सो हेयर ईशा will be placed at a distance of 9 meters. Done. Now we'll have to find out Isha is in which direction with respect to Bhupesh. So Isha is here, Bhupesh is here. With respect to Bhupesh बताना है तो भूपेश के रिस्पेक्ट में ईशा कहां पे है? इस डायरेक्शन में है। एंड ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है? दिस इज साउथ ईस्ट। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी साउथ ईस्ट। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। ओके, now let's move on and look at the next question, question number 2. Now question number 2 is of coding and decoding. So let's see if you are able to understand this kind of coding. Again, बहुत easy question है. It should be done within 45 seconds. Now generally जो हमारी स्पीड होनी चाहिए एनमैट के एग्जाम में, एवरेज अगर हम एवरेज देखें, so it should not be more than 45 seconds or 60 seconds. 1 मिनट के अंदर अंदर हो जाना चाहिए हमारे क्वेश्चंस को। सो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं तो 1 मिनट पर क्वेश्चन। किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिनट 10 सेकेंड्स, 1 मिनट 15 सेकेंड्स भी लग सकते हैं, किसी क्वेश्चन में 30 सेकेंड्स भी लग सकते हैं। तो एवरेज आउट अगर आप करोगे सो 1 मिनट पर क्वेश्चन, इतनी स्पीड अगर है आपकी, देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। नाउ फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन इज द क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कोडिंग का सिंपल सा मतलब होता है m is coded as 2, e is coded as 5, अगेन m is coded as 2। तो अगर आप यहां पे चेक करोगे कॉमन एलिमेंट्स, कॉमन अल्फाबेट्स, यहां पे m कॉमन है, राइट, और इधर m नहीं है। सो m की प्लेस पे दोनों केसेस में सेम प्लेस पे 2 लिखा हुआ है। नाउ फ्रॉम हेयर टू हेयर अगर हम चेक करेंगे तो e, सो e यहां पे e का कोड क्या है? 5, विच इज रिटन एट इट्स सेम प्लेस। और इधर e के रिस्पेक्ट में क्या लिखा हुआ है? यहां पे भी 5 लिखा हुआ है। सो दिस इज द केस ऑफ डायरेक्ट कोडिंग, जहां पे अल्फाबेट इज कोडेड एज अ नंबर एंड इट इज रिटन एट इट्स सेम प्लेस, अपनी उसी जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो बस कॉपी करना है आपको। BARBER, सो B के रिस्पेक्ट में B का कोड क्या होगा यहां पे? सो B इधर 4th प्लेस पे है, इधर 7, सो B का कोड हो जाएगा 7। A इधर नहीं है, A इधर है बैरियर में, सो A सेकंड नंबर पे है, A का कोड हो जाएगा 0। सो मेरा आंसर 70 से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये 3 ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो गए। 702, 703 ये 2 बचे हैं। थर्ड अल्फाबेट देखते हैं एंड आंसर मार्क कर पाएंगे। नाउ R, थर्ड अल्फाबेट इज R, यहां पे R लास्ट में है, इधर 3 है लास्ट में। सो 703 से आंसर शुरू होना चाहिए। ऑप्शन E इज द सेफ आंसर टू मार्क। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन E। ओके, लेट्स मूव ऑन एंड लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, blood relations. Introducing a boy, Radha says he is the son of the only brother of the only daughter of my father. How is the boy related to Radha? Now, blood relations के questions में बहुत छोटी छोटी common mistakes हैं, which I always teach in the first 10 minutes. 10 minutes में मैं बताता हूं कि हम गलतियां कहां कहां कर सकते हैं। So if you remember those 10 minutes of the lecture of blood relations, then you will not commit this kind of mistake. All right. Now,
The most common incorrect answer of this question, the most common incorrect answer of this question is nephew, right? हम nephew पे मार्क कर देते हैं. अब ये incorrect क्यों है, ये चीज समझते हैं. Now, the problem here is you have started by assuming the gender of Radha. राधा नेम जनरली लड़कियों का होता है, डेफिनेटली, ठीक है. बट ये चीज मैंने क्लास में बताई थी आपको. द नेम ऑफ अ पर्सन डज नॉट स्पेसिफाइज द जेंडर ऑफ दैट पर्सन. नेम को जेंडर से रिलेट नहीं करना. राधा का जेंडर यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, नहीं मेंशन्ड है. सो राधा फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल अज्यूम दैट राधा इज फीमेल. ठीक है. सो राधा इज फीमेल. So introducing a boy, Radha says, he is the son of the only brother of the only daughter of my father. My father means Radha's father. So मैं राधा को फीमेल अज्यूम कर रहा हूं. फीमेल विल बी सर्कल एंड मेल विल बी बॉक्स. क्लास में बताया है. सो यहां से शुरू करेंगे. माय फादर. सो राधाज फादर. ओके. ओनली डॉटर. राधा के फादर की ओनली डॉटर. अगर राधा फीमेल है तो राधा के फादर की ओनली डॉटर राधा हरसेल्फ. ठीक है. हम वापस राधा पे आ गए हैं. ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर. तो इसका ओनली ब्रदर, इसका ओनली ब्रदर मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्रदर, विच विल बी इन द बॉक्स. मेल है. सो राधा का ब्रदर हो गया ये. एंड सन, इसका सन हो गया. ऑलराइट. ठीक है. सो इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय. ये बॉय है. ठीक है. दिस बॉय इज द ओनली सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ राधाज फादर. ठीक है. तो राधा का ये क्या हुआ, राधा के भाई का बेटा. सो ब्रदर्स सन इज नेफ्यू. सो इफ राधा इज फीमेल, आंसर विल बी नेफ्यू. सिंपल. ये आपका आ गया होगा आंसर. बट अगर राधा का जेंडर मेल है, हम फीमेल अज्यूम नहीं कर सकते. राधा का जेंडर मेल भी हो सकता है. सो इफ राधास जेंडर इज मेल, सो राधास फादर ये हो जाएगा. ठीक है. राधा के फादर की ओनली डॉटर. सो राधा अगर मेल है, राधा के फादर की ओनली डॉटर विल बी द सिस्टर ऑफ राधा. राइट. सो ये ओनली डॉटर हो गई. फाइन. इसका ओनली ब्रदर वापस राधा हो गया. राधा मेल है. एंड इसका सन. ओके. सो ये जो पर्सन है, ये जो बॉय है, ये राधा का सन भी हो सकता है अगर राधा मेल है. फाइन. सो इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं. एंड हेंस द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू मार्क विल बी कैन नॉट बी डिटरमिन्ड. ठीक है. सो आंसर इज नॉट सन, आंसर इज नॉट नेफ्यू. ओके. Answer is cannot be determined because depending upon the gender of Radha, हमारा आंसर son या nephew कुछ भी हो सकता है. Okay? Alright. So that was question number 3. Let's look at the next question. Question number 4. Question number 4 में आपको values शायद properly visible नहीं होंगी. So find the missing number. मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं. 43, 73, 21, 07 question mark 03 50 83 and 24. Okay, so this is the question for you. These are the values and you'll have to find out the value of the question mark here. Question mark का value find out करना है. Okay, so quickly do that. Hardly a question of 10 to 15 seconds. So options 2, 7, 8, 10, none of these. All right. So let's have a look at it. आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है. यहां पे अगर कंसेप्ट मिल जाए ना तो हमें सिंपल लगता है. अगर कंसेप्ट क्लिक ना हो तो हम घूम जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है. एंड जब आंसर पता लगता है तो बहुत दुख होता है.
ठीक है। सो इट्स जस्ट अ मैटर दैट द कंसेप्ट जो भी यूज हो रहा है क्या वो आपको क्लिक कर गया या फिर नहीं। सो सिंपल, 47 plus, sorry, 43 plus 7, 43 plus 7 is 50. So vertically, column wise, first two values का sum is the third value. In this case 21 plus 3 is 24. तो 73 में क्या ऐड करें कि 83 आ जाए? The answer is 10. Okay, so option D, 10 is the correct answer. Such a simple straightforward logic. Okay, and believe me, NMAT में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, that's why I have given you this one. Okay, so it's not that we are doing all the easy questions. इससे पहले वाला क्वेश्चन काफी लोगों ने गलत किया होगा, ब्लड रिलेशंस, बट फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन भी आते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज स्लाइटली माइंड बॉगलिंग क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को हिला देगा। फाइंड ऑड वन आउट फ्रॉम द बिलो टर्म्स। तो कुछ टर्म्स गिवन है, इसमें ऑड वन आउट फाइंड आउट करना है। सो लेट्स सी who all will be able to find out the correct answer. Odd one out. I'll give you 1 complete minute for this. ऑलराइट, समझ में आया? सो जो चीज मैं आपको बोल रहा था ना कि देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, बट जब लॉजिक पता चलेगा तो दिमाग थोड़ा सा हिल जाएगा एंड खुद पे थोड़ा सा गुस्सा आएगा, ठीक है। लॉजिक चेक करते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस डज नॉट फॉर्म अ सीरीज, कोई ऐसी सीरीज फॉर्म नहीं कर रही है, अदरवाइज क्वेश्चन होता फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द सीरीज। तो सीरीज से तो रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट लॉजिक लग रहा है, ऑब्वियसली सेम लॉजिक लगना चाहिए, जहां पे वो लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा वो ऑड वन आउट हो जाएगा। 275, 275, द सम ऑफ दीज टू नंबर्स इज द मिडिल टर्म, मिडिल नंबर, मिडिल डिजिट। सो 2 plus 5 is 7. नेक्स्ट पे चलते हैं, 4117, 4 plus 7 is 11. नेक्स्ट 9101, 9 plus 1 is 10. नेक्स्ट पे चलते हैं 5148, 5 plus 8 is 13, it's not 14. So I have doubt on this. Let's finish it. 6126, 6 plus 6 is 12, satisfied. 341, 1 plus 3 is 4, satisfied. So all these are following the common logic that the sum of the extreme digits is written in the middle, but this is not followed in this case. So 5148, 5148 कहां पे है? 5148, this is the odd one out. All right, ठीक है। लॉजिक बहुत सिंपल था, इट्स जस्ट इफ यू आर एबल टू डिटरमाइन द लॉजिक और नॉट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ वेरी इजी क्वेश्चन इफ यू हैव गॉन थ्रू द क्लास ऑफ क्यूब्स। जिन बैचेस में अभी ओमेट्स की क्लासेस नहीं हुई हैं, उन बैचेस में ओमेट्स की क्लासेस होंगी, डेफिनेटली होंगी, परेशान मत होना, एंड आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग। ओके,
सो क्यूब 28 सेंटीमीटर, साइड 28 सेंटीमीटर है, इज पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल साइड्स। फाइन, सारी साइड्स पे ग्रीन है, सेम कलर है, जब तक सेम कलर है तब तक कोई टेंशन नहीं है। इट इज देन कट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। सो 28 सेंटीमीटर साइड है and it is cut into 4 centimeter. Done? Now what is the number of cubes with one side and two side painted? One side and two side painted, तो पहले one side के निकालो, फिर two side के निकालो, ठीक है, and then इनको add कर दो। one side painted वाले अलग से निकालो, two side painted वाले अलग से निकालो, and then add both these numbers. So they want the sum. All right? ना बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास में मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है एंड लॉजिक भी बताया है, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पीसेस ऑन ईच डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। 28 4 में डिवाइड हो गया, राइट? सो कितने पीसेस आएंगे? 28 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन द पीसेस ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ, सो 28 डिवाइडेड बाय 4 इज 7। सो देयर विल बी 7 पीसेस अलोंग द लेंथ, there will be 7 pieces along the width, and there will be 7 pieces along the height. So n multiply n multiply n, n का वैल्यू यहां पे हो जाएगा 7, right? Okay, now if I'll go by the formula, number of cubes one side painted वाले cubes कौन से होंगे, या फिर पहले सबसे पहले कहां होंगे? So they will be on the face of every cube, वन साइड पेंटेड वाले फेस पे होंगे एक्सेप्ट द बाउंड्री, एजेस पे नहीं होंगे, राइट? सो वन साइड पेंटेड नंबर विल बी 6 मल्टीप्लाइड बाय n-2 होल स्क्वायर। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाय n-2, n का वैल्यू 7 है, 7 - 2 इज 5, 5 × 5 25, सो ये आ गया 150। वन साइड पेंटेड 150, देन टू साइड पेंटेड और टू फेस पेंटेड, साइड की जगह ना मुझे फेस लिखना चाहिए यहां पे, ओके? सो वन फेस पेंटेड, टू फेस पेंटेड, राइट? सो टू फेस पेंटेड कहां पे होते हैं? एजेस पे होते हैं एक्सेप्ट कॉर्नर्स, राइट? एक एज की लेंथ कितनी है? 7, कॉर्नर हटा देंगे तो 5 रह जाएगी। सो n-2 फॉर्मूला ये था, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ एजेस, 12 एजेस होते हैं, सो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 60। इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो, 150 एंड 60, इन दोनों का सम, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हिच कम्स आउट टू बी 210। सो 210, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, what was the day of the week on 17th of August 1957? So अब हमें कोई रेफरेंस डेट गिवन नहीं है, हमें एक्चुअल डे फाइंड आउट करना है, 17th of August 1957। ओके, सो टेक 30 सेकेंड्स, 45 सेकेंड्स एंड जल्दी से आंसर फाइंड आउट कर लो। अगेन आई विल बी सॉल्विंग एग्जैक्टली द वे आई हैव टॉट यू इन द क्लास, ठीक है ना? ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। अगर आपको और थोड़ा सा टाइम लग रहा है सॉल्व करने में तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, ये आपके पास फैसिलिटी है, ठीक है ना? ओके, नाउ व्हाट वाज द डे, व्हाट वाज द एक्चुअल डे ऑन 17th of August 1957? Now it starts with knowing the actual day on 1st of January 1901। सो अगर आपको कोई चुपके से आके कान में बता के चला जाए कि 1st of January 1901 को एक्चुअल में कौन सा डे था, तो आप ये सारी कैलकुलेशन कर पाओगे बहुत इजीली। देयर इज नो नीड टू बैक ट्रैक,
काफी सारे टीचर्स बताते हैं कि करंट डे से बैक ट्रैकिंग कर लो, बट यार बैक ट्रैकिंग ना बहुत कम्बरसम प्रोसेस होता है। तो अगर ये चीज पता लग जाए, जिस भी सेंचुरी का आपको डे फाइंड आउट करना है, उस सेंचुरी का फर्स्ट डे पता लग जाए कौन सा था, तो सब इजी है। अब ये चीज क्लास में मैंने करवाई हुई है। कंसेप्ट ऑफ 100 ईयर्स, कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी, कंसेप्ट ऑफ 400 ईयर्स, राइट। सो हमें पता है 400 ईयर्स बाद डे रिपीट करता है। सो 1st ऑफ जनवरी, लुक एट दिस, 1st ऑफ जनवरी 0001, हमें पता है ये मंडे था। सो 1st ऑफ जनवरी 0401 भी मंडे होगा, 0801 भी मंडे होगा, 1201, 400 ईयर्स ऐड कर रहा हूं, 400 ईयर्स बाद डे रिपीट करता है। 1601 भी मंडे होगा, राइट। सो 1st ऑफ जनवरी 1601 हमें पता है मंडे होगा, राइट। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, दिमाग में होनी चाहिए। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब 1601 से 1701, 1801, 1901 यहां पे जाना है। सो कितने ऑड डेज ऐड होंगे, 5 या फिर 6। तो अगर सेंचुरी है जिसमें लीप ईयर है तो 6 ऐड होगा, अदरवाइज 5 ऐड होगा। तो इन तीनों केसेस में 5 5 5 ऐड होगा, क्लास में प्रॉपरली बताया है। सो 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज, 5 ऑड डेज, 5 प्लस 5 प्लस 5 टोटल 15 ऑड डेज, 15 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 1। सो मंडे अगर यहां पे है तो इधर ये आ जाएगा ट्यूसडे, ऑलराइट। सो +5 +5 +5 मींस +15, 15 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 1। सो मंडे +1 ट्यूसडे। सो दिस पर्टिकुलर डे इज अ ट्यूसडे। और आप याद भी कर सकते हो, मंडे में 5 ऐड किया सैटरडे आ जाएगा, सैटरडे में 5 ऐड किया थर्सडे आ जाएगा, थर्सडे में 5 ऐड किया ट्यूसडे आ जाएगा, एंड देन 2001 ट्यूसडे में 6 ऐड करेंगे तो यहां पे मंडे आ जाएगा। तो फर्स्ट डे ऑफ अ सेंचुरी या तो मंडे हो सकता है, या सैटरडे हो सकता है, या थर्सडे हो सकता है, या फिर ट्यूसडे हो सकता है। यही रिपीट करते रहेंगे, मंडे सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे, मंडे सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे एंड सो ऑन। तो यहां पे हमें पता लग गया ट्यूसडे है, ठीक है। चलो एक स्टेप खत्म हो गया। अब 1 जनवरी 1901 से 1 जनवरी 1957 पे चलते हैं। तो इस प्रोसेस में आपको हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे, राइट। अनदर 30 सेकेंड्स यहां पे लगेंगे। सो कितने ईयर्स ऐड करने हैं, 56 ईयर्स। 56 ईयर्स में से 14 लीप ईयर्स हैं एंड रिमेनिंग 42 नॉर्मल ईयर्स हैं। मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है। ये चीज याद होनी चाहिए। अब इसको ऐड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 56 प्लस 14 दैट इज 70। सो दिस कम्स आउट टू बी 70। अब 70 तो 7 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ओके। तो यहां पे ट्यूसडे था तो ये भी ट्यूसडे हो जाएगा, ओके। 1 जनवरी 1957 will be a Tuesday. Now the final step, another 20 seconds. 1 जनवरी से 17th ऑफ अगस्त पे जाना है, ओके। 1 जनवरी से 17th ऑफ अगस्त पे जाना है। सो चलते हैं, ओके। सो जनवरी में लेफ्ट ओवर नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 30, बिकॉज 1 जनवरी काउंट नहीं होगा। सो जनवरी के 30 डेज, 2 ऑड डेज। फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त में 17 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 3। ये 3 नंबर्स 2 प्लस 3 प्लस 2 7 बन जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंड यहां पे क्या आ गया, 11। 11 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4। सो 4 ऐड हो जाएगा ट्यूसडे में, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। So the correct answer of this question is option C, that is a Saturday. That's it. The question is over. अब ये जो प्रोसेस मैंने किया है इसको एक बार, 2 बार, 3 बार एक बार देख लेना, तभी दिमाग में जाएगा अगर आपने क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि पहले एक बार क्लास अटेंड कर लो एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अ सेट ऑफ क्वेश्चंस 8, 9, 10. 3 questions are based on this, okay. So have a look at this and then I'll take you to the questions.
सो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो पैसेज दिया हुआ है, अरेंजमेंट्स का पैसेज है। 5 fruits are placed in a straight line. The following information is known to us. तो 5 फ्रूट्स हैं, उनको अरेंज किया, ठीक है। सो टेक 1 मिनट। अब ये देखो यहां पे इस टाइप का जो अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, हार्डली इसको 1.5 मिनट लगेंगे एंड अनदर 30 सेकेंड्स विल बी टेकन टू आंसर ऑल द 3 क्वेश्चंस। सो 2 मिनट्स में 3 क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट सॉल्विंग दिस वन। सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो देयर आर 5 फ्रूट्स, सो आई मेक 5 प्लेसेस। ओके, fruits are mango, kiwi, orange, banana and cherry, right? Now orange is not placed to the left of cherry. orange अगर cherry के left में नहीं है तो cherry के right में होगा। so cherry and इसके right में orange, fine। अब right में कहीं पे भी हो सकता है, immediate right जरूरी नहीं है। so it's not placed on the left of cherry, so orange will be placed on the right of cherry. Kiwi is placed next to orange. Now kiwi and orange दोनों साथ में होंगे, right? It can be orange or kiwi as well, right? Next to means adjacent to. Next मतलब बाद में ऐसा नहीं होता। Next to means adjacent to. So kiwi and orange adjacent होंगे, कौन left होगा कौन right होगा ये पता नहीं है। Next, one fruit is placed between mango and banana. So mango, one fruit, banana. It can be other way around as well. Banana, one fruit, mango, right? So one fruit is placed between mango and banana. Last point, mango is placed at one of the extreme ends. Mango is placed at one of the extreme ends. अब start करते हैं place करके। तो last statements से हमें start मिलेगी। So mango या तो first place पे हो सकता है या फिर last place पे। So mango को मैं यहां पे place कर देता हूं। Mango, one fruit and then banana. So banana number 3 पे आ जाएगा, right? Okay. कीवी एंड ऑरेंज एक साथ होने चाहिए। सो कीवी ऑरेंज इन दोनों प्लेसेस पे आ जाएंगे एंड चेरी इधर आ जाएगी। सो कीवी और ऑरेंज अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं एंड चेरी विल कम एट दिस प्लेस। सो अगर मैंने मैंगो को लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे अज्यूम किया, सो आई एम गेटिंग दिस अरेंजमेंट। मैंगो, बनाना, उनके बीच में चेरी एंड कीवी ऑरेंज यहां पे। दिस पर्टिकुलर थिंग इज सेटिस्फाइड। चेरी के राइट में ऑरेंज होना चाहिए। सो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, बट आई टेक वन मोर पॉसिबिलिटी वेयर मैंगो इज प्लेस्ड ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड साइड। सो मैंगो यहां पे, बनाना इधर आ जाएगा। बनाना इधर आया तो कीवी ऑरेंज जो एक साथ होने चाहिए उनके लिए सिर्फ यही 2 प्लेसेस बचेंगी। कीवी ऑरेंज, दे कैन इंटरचेंज देयर प्लेसेस। जैसे यहां पे इंटरचेंज कर सकते हैं, यहां पे भी इंटरचेंज कर सकते हैं एंड देन चेरी विल कम हियर। बट प्रॉब्लम क्या होगी इस केस में, ऑरेंज इन दोनों प्लेसेस में से किसी भी एक प्लेस पे होगा एंड चेरी ऑरेंज के राइट साइड में होगी, बट चेरी ऑरेंज के लेफ्ट में होनी चाहिए। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है ये रिजेक्ट हो जाएगा। I will not be considering this arrangement and I'll be considering only the above arrangement. Right? ठीक है? That's it. So now we can answer all these questions one by one. Which fruit is placed to the immediate left of orange?
Which fruit is placed to the immediate left of orange? So orange के immediate left में, orange अगर last position पे होगा तो immediate left कीवी हो जाएगा, अगर orange यहां पे होगा तो immediate left banana हो जाएगा. So we are not sure कौन सा वाला fruit है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन E, that is cannot be determined. Okay? Second question. How many different arrangements are possible? कितने different arrangements possible हैं? सिर्फ यही ऊपर वाला अरेंजमेंट पॉसिबल है, एंड इन दिस केस कीवी एंड ऑरेंज अपनी प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं. सो इफ कीवी एंड ऑरेंज विल इंटरचेंज देयर प्लेस, देन विल हैव वन मोर पॉसिबिलिटी. सो देयर आर टू केसेस, देयर आर टू अरेंजमेंट्स व्हिच आर पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन. सो आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 2. The third question, if kiwi is not placed at the extreme end, अगर कीवी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, विच फ्रूट इज प्लेस्ड थर्ड टू द राइट ऑफ मैंगो? मैंगो के थर्ड टू द राइट कौन सा फ्रूट है? सो इफ कीवी इज नॉट प्लेस्ड एट द एक्सट्रीम, मतलब कीवी इधर नहीं है, तो कीवी इधर होगा एंड ऑरेंज एक्सट्रीम पे हो जाएगा. राइट? सो क्वेश्चन क्या था? If kiwi is not placed at any extreme ends, kiwi extreme end पे नहीं होना चाहिए, तो kiwi यहां पे आ गया, ऑरेंज इधर आ गया, तो मैंगो के थर्ड टू द राइट 1 2 3, थर्ड टू द राइट क्या होगा? इट विल बी kiwi. So kiwi is the answer of this question. Answer is option C, that is kiwi. Okay, so that's it. All the three questions related to this set. Let's quickly move on to the next one. Next one is a difficult one. Difficult है. Okay? So let's see how many of you will be able to identify all the steps, all the reasons, all the logics up to the last step. I'll give you 1 minute for this. आई होप अभी तक लॉजिक डिटरमाइन कर लिया होगा ऑफ स्टेप नंबर 1 2 एज वेल एज 3, बट आई एम श्योर कि स्टेप 3 से स्टेप 4, स्टेप 4 से स्टेप 5 काफी लोग अटके होंगे. स्टेप 4 से स्टेप 5 शायद आ गया होगा, बट स्टेप 3 से स्टेप 4 पे क्या करना है, दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक थिंग. ठीक है? अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यस. एनमैट में इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं. इनफैक्ट इनपुट आउटपुट सीक्वेंसेस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन एनमैट. चलिए चेक करते हैं हुआ क्या है यहां पे. इनपुट से स्टेप 1 बहुत इजी है. ठीक है? इन दोनों नंबर्स को ऐड किया, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर को ऐड किया. 67 प्लस 93 इज 160. देन इन दोनों नंबर्स का ऐड किया, 93 प्लस 48 इज 141. Then the sum of these two numbers, 48 plus 29 is 77. Sum of these two numbers is 60. Sum of these two numbers is 83. So sum of adjacent numbers. Simple. Okay? This is step number 1. Step number 2.
160 एंड 141 इन दोनों का डिफरेंस, पहले सम किया था अब डिफरेंस कर दिया। सो 160 एंड 141 का डिफरेंस 19, 141 एंड 77 का डिफरेंस 64, 77 एंड 60 का डिफरेंस 17 एंड 60 एंड 83 का डिफरेंस 23। डिफरेंस मींस जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 पता लग गया। स्टेप 3, स्टेप 3 बहुत सिंपल है, ये बहुत रिपीटेड चीज है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस में। सम ऑफ द डिजिट्स, 9 प्लस 1 इज 10, 6 प्लस 4 is 10, 1 plus 7 is 8, 2 plus 3 is 5. Now step 3 is 10, 10, 8 and 5. थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, आगे का क्वेश्चन भी करना है। So step 3 is 10, 10, 8, 5. Step 4 अंडरस्टैंड करते हैं क्या किया। फर्स्ट 3 नंबर्स इनको ऐड कर दिया। नाउ टेक अ हिंट फ्रॉम द बिगनिंग, जो चीजें पहले की गई है ना, कुछ नया नहीं करेंगे। पहले दो दो नंबर्स को ऐड कर रहे थे, अब यहां पे क्या किया, इन तीनों को ऐड कर दिया। 10 प्लस 10 प्लस 8 इज 28, 28 से 56 पे जाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 2। सो 10 प्लस 10 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 56 पता लग गया। नेक्स्ट 3 नंबर्स को ऐड किया, 10 प्लस 8 प्लस 5 इज 23, अगेन उसको डबल कर दिया, 46 आ गया। सो दिस इज हाउ वी अचीव्ड स्टेप नंबर 4। अब स्टेप 4 से स्टेप 5 ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इन दोनों नंबर्स को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 2। सो इन दोनों नंबर्स का सम 102 डिवाइडेड बाय 2 इज 51। तो सम डिवाइडेड बाय 2 एवरेज कर दिया बेसिकली। ठीक है, सो नाउ इफ यू हैव इट then you can apply the same thing here. So 0, 9, 89, 41, 23, 83 and 11. So पहले क्या किया, sum of adjacent numbers. So इन दोनों का sum 89 plus 9 is 98. इन दोनों का sum 130. Sum of these two 64. Sum of these two 106. Sum of these two 94. Then the difference of adjacent terms. इन दोनों का difference 32. Difference of these two 66. Difference of these two 42. And difference here is 12. Okay, right? So input step 1, step 2. Step 3 में क्या किया, sum of digits. So 3 and 2 sum is 5, 12, 6 and 3, the sum of the digits. Now the important step, step 3 से step 4 पे आना है। तो जो हमने यहां पे किया था, फर्स्ट 3 नंबर्स को ऐड कर दिया, 5 प्लस 12 प्लस 6, सो 23 मल्टीप्लाइड बाय 2, 46। देन नेक्स्ट 3 नंबर्स को ऐड कर दिया, 21 मल्टीप्लाइड बाय 2, 42, एंड देन द एवरेज ऑफ दीज टू, the average of these two is 44. So 44, option A is the correct answer. अब प्रॉब्लम क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर स्टैंड अलोन क्वेश्चन आते हैं, अकेला क्वेश्चन आता है तो बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। पहले तो सोचने में टाइम वेस्ट हो गया, फिर प्रोसेस करने में टाइम इतना लगा। तो आई वुड सजेस्ट इनपुट आउटपुट का अगर अकेला क्वेश्चन आता है तो उसको देखो मत, उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, राइट। इफ यू सी दैट इनपुट आउटपुट के सेम कंसेप्ट पे 2 या 3 क्वेश्चंस हैं तो टाइम इन्वेस्ट करो, अदरवाइज फॉर द टाइम बीइंग उसको छोड़ दो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। लाइक वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ क्लॉक्स का क्वेश्चन आ गया है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock द आवर हैंड एंड मिनट हैंड मेक एन एंगल ऑफ 47.5 डिग्रीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या चीज अप्लाई होगी, फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले देखे थे हमने, मैं दोनों फॉर्मूले यहां पे फिलहाल लिख देता हूं। सो द 2 फॉर्मूलाज, थीटा इज इक्वल टू 11/2
m minus 30h and theta is equal to 30h minus 11 by 2m. ओके, कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये देखते हैं. अगर मिनट हैंड पहले होगा तो फॉर्मूले में मिनट हैंड बाद में होना चाहिए, एंड द अदर फॉर्मूला इन द अदर केस. क्लास में सब बताया है, सिंपल तरीके से बताया है. नाउ 3 and 4 o'clock के बीच में आर हैंड की पोजीशन कुछ ऐसी होगी. अब ऑप्शंस में देखो, मिनट हैंड हर जगह पे 27, 25, 22, 28, 24, 20 से ज्यादा है. तो ऑप्शंस बोल रहे हैं कि मिनट हैंड यहां पे ही होगा आर हैंड के बाद में. ऑप्शंस बोल रहे हैं, सारे ही ऑप्शंस बोल रहे हैं. तो मुझे दोनों केसेस फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दो बार ऐसा हो सकता है. ये वाला एंगल मिनट हैंड पहले भी हो सकता है, मिनट हैंड बाद में भी हो सकता है, तो ये एंगल दो बार बन सकता है. बट ऑप्शंस मुझे बोल रहे हैं कि भाई डबल काम मत करो, ठीक है, एक ही फॉर्मूला यूज करो. जिसमें मिनट हैंड यहां पे बाद में है फिगर में, तो उधर मिनट हैंड पहले होना चाहिए. फॉर्मूला फर्स्ट वाला लगेगा. थीटा कितना है? 47.5 इज इक्वल टू 11 by 2m माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाय h का वैल्यू क्या होगा? टाइम इज बिटवीन 3 and 4 o'clock, 3 बज के कुछ मिनट. सो h का वैल्यू 3 हो जाएगा. पुट कर दो एंड सॉल्व कर लो. सो m का वैल्यू कितना आएगा? 90 प्लस 40, 130, 137.5, 275, 275 divided by 11, and this comes out to be 25. So m का वैल्यू 25 आ गया. थोड़ा सा आप टाइम लगा लो सॉल्व करने में, मैंने जल्दी से सॉल्व कर दिया. सो m का वैल्यू 25. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. Let's move on to the next question, which is again a set. I'll give you some time to solve this question. So take 2 to 3 minutes and solve it. Now this is a question of distribution. डिस्ट्रीब्यूशन करना है यहां पे, ठीक है. सो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा. ओके, एंड let's see how you take this one. So all the next three questions are based on this set of information. So 2 to 3 minutes लग सकते हैं आपको, but once you are done, all the three questions वो जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे. This one is easy. Instructions बहुत carefully read करना, and you will easily sail through this, right? सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है इस क्वेश्चन पे, बिकॉज देर आर 3 क्वेश्चंस अटैच टू दिस. तो इस सेट को क्रैक करो एंड 3 क्वेश्चंस आर इन योर पॉकेट. चलिए सॉल्व करते हैं. अब पैरामीटर्स क्या क्या हैं? 5 फ्रेंड्स एंटर्ड अ रूम वन आफ्टर द अदर. तो सीक्वेंस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ.
तो ये एक पैरामीटर हो जाएगा जिसको हम फिक्स कर सकते हैं, राइट? जनरली क्या होता है, हम नाम फिक्स करते हैं या फिर जैसे यहां पे कलर है उसको फिक्स कर दिया, बट नेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट गिवन. सो ऑर्डर है, सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. सो 1 2 3 4 एंड 5 नंबर फिक्स कर दिया, सीक्वेंस फिक्स कर दिया. नाउ ईच ऑफ देम प्रेफर्स अ डिफरेंट कलर. सो एक का कलर हो जाएगा 1 पैरामीटर, ठीक है, एंड अनदर पैरामीटर विल बी सब्जेक्ट. ओके, सो इसको यहीं पे ही सॉल्व करते हैं. सीक्वेंस हमें पता है 1 2 3 4 5. कलर एंड सब्जेक्ट हमें फिल करना है, वो हम फिल कर देंगे, ठीक? ओके. Now let's read the information one by one. The person who likes science entered second. So science wala entered second. Immediately after the one who likes English. Science immediately after English. So English number 1 पे आ जाएगा. Okay? Perfect. And immediately before the one who likes pink. So science is immediately before pink. So color में यहां पे pink आ जाएगा नंबर 3 पे. सिंपल है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज टेकन केयर ऑफ. सेकेंड स्टेटमेंट, द पर्सन हु एंटर्ड थर्ड डज नॉट लाइक मैथ्स. इसको मैथ्स पसंद नहीं है, सो थर्ड वाले का नॉट मैथ्स आ जाएगा. सो मैथ्स या तो फोर्थ पे होगा या फिर फिफ्थ पे होगा, इन दोनों में से किसी ना किसी एक पे होगा. सेकेंड इंफॉर्मेशन इज डन. थर्ड पॉइंट, द वन हु लाइक्स रेड entered just before the person who does not like Hindi. So red वाला किसी ना किसी से पहले आया है. So red is just before a person who does not like Hindi, not Hindi. So that means red वाला has entered just before someone, that someone does not like Hindi. So red जो है वो लास्ट में नहीं हो सकता. लेस रेड वाला 4 पे होगा, 2 पे होगा या 1 पे होगा. रेड कैन नॉट बी एट लास्ट. ठीक है, इतना समझ में आता है. बाद में आते हैं इस इंफॉर्मेशन पे. फोर्थ पॉइंट, द पर्सन हु लाइक्स मैथ्स एंटर्ड जस्ट बिफोर. सो मैथ्स वाला किसी ना किसी से पहले एंटर हुआ है. मैथ्स नंबर 3 पे नहीं है, नंबर 4 या 5 पे हो सकता है. सिंस मैथ्स हैज एंटर्ड जस्ट बिफोर समवन, तो मैथ्स वाला फिफ्थ पे भी नहीं हो सकता. सो मैथ्स कहां पे होगा? फोर्थ पे होगा, राइट? पूरा करते हैं. द पर्सन हु लाइक्स मैथ्स एंटर्ड जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स येलो. सो येलो से पहले है ये, तो येलो वाला लास्ट में आ जाएगा. डन, ठीक है, ओके. अब रेड वाला यहां पे आ सकता है, यहां पे आ सकता है या फिर यहां पे आ सकता है. चेक करते हैं. रेड वाला किससे पहले होना चाहिए? जिसको हिंदी पसंद नहीं है. तो इसको भी हिंदी पसंद नहीं है, इसको भी पसंद नहीं है, तो ठीक है, रेड वाला आ सकता है अभी. अब हिंदी के उस पर डिपेंड करेगा. लास्ट पॉइंट पे चलते हैं. फोर्थ पॉइंट भी खत्म हो चुका है. लास्ट पॉइंट, द वन हु लाइक्स हिस्ट्री एंटर्ड इमीडिएटली आफ्टर पर्पल एंड इमीडिएटली बिफोर पर्सन हु डज नॉट लाइक हिंदी. So, the one who likes history entered immediately after purple. So, purple के यहां पे लिख देता हूं मैं. purple के immediate बाद history है, right? So, the one who likes history entered immediately after purple and history immediately before, not Hindi. सो हिस्ट्री जो है वो लास्ट सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज हिस्ट्री के बाद भी कोई ना कोई एंटर किया है. तो हिस्ट्री कौन सा होगा? इधर. सो दिस इज हिस्ट्री एंड लास्ट वाला हिंदी होगा. ठीक है, लास्ट वाला हिंदी होगा. हिस्ट्री से जस्ट पहले पर्पल होना चाहिए. ओके, अब रेड कलर कहां पे आएगा? रेड कलर के बाद हिंदी नहीं होना चाहिए, इमीडिएट बाद. So that's why red color 4 पे नहीं आएगा, red color 1 पे आएगा. And the last color कौन सा बचा है? Green color. So green color will be at number 4. And that's it. The arrangement is done. The distribution is done. Okay. So now we can answer all the 3 questions quickly.
द पर्सन हु एंटर्ड फोर्थ लाइक्स विच कलर, फोर्थ पे जो एंटर हुआ है, लास्ट पॉइंट यही हमने देखा था. सो फोर्थ वाला कलर कौन सा है? इट्स ग्रीन कलर. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द पर्सन हु लाइक्स हिस्ट्री? जो हिस्ट्री पसंद है जिसको. सो हिस्ट्री नंबर 3 पे एंटर किया है, राइट? सो एंटर्ड एट नंबर 3. सो एंटर्ड थर्ड. ऑप्शन ए इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, द पर्सन हु एंटर्ड लास्ट लाइक्स विच सब्जेक्ट? लास्ट में जिसने एंटर किया है उसका सब्जेक्ट क्या है? इट इज हिंदी. ऑलराइट, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हिंदी. ओके, that's it. Everything is done. Thank you very much. These were the 15 questions of this class, and wait for the next video in which we'll be taking up another 15 questions for the preparation of NMAT. And one important thing, NMAT के जो भी questions हैं जिनकी आप preparation कर रहे हो, same things will help you in SNAP as well as Maharashtra CET. All right. So friends, on this note, I'll wish you all the best for your upcoming examinations. Bye bye. See you again.